नमस्कार दोस्तों। तो हमारे देश के फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी के द्वारा एक इंपॉर्टेंट बयान दिया गया है रिगार्डिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। बेसिकली उन्होंने एक तरह से वार्न किया है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड। आप यहां पर न्यूज में देख सकते हो, इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट यू हैव टू इंपोर्ट, रघुराम राजन कॉशंस अगेंस्ट इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बेसिकली ये मामला क्या है, यहां पर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मुद्दा कहां से आ गया, ये एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, और भी इसके कई पहलू देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या है, हम आखिरकार इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहां पर रघुराम राजन जी बेसिकली क्या है कि एक एड्रेस कर रहे थे वेबिनार को, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज के द्वारा। तो यहां पर बेसिकली उन्होंने कहा कि अगर हम आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है इसकी तरफ सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके अंदर हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से बचना चाहिए, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी किया हुआ है पहले और हमने देखा है कि ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। आप यहां पर एग्जैक्ट जो बयान है वो देख सकते हो कि अगर हमारा आत्मनिर्भर भारत के में जो फोकस है वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ है, तो ये हमने पिछले कई सालों से कई बार देखा है, लेकिन ये हमेशा फेल रहा है। तो एक तरह से उन्होंने इसको लेकर वार्निंग दी है। तो हम आगे बढ़े इसके पहले हमें समझना चाहिए कि ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है कि अगर हमें अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो यहां पर क्या करना चाहिए, इंपोर्ट के ऊपर बैरियर लगा देना चाहिए। अब इंपोर्ट बैरियर दो तरह के हो सकते हैं, एक जिसको हम कहते हैं टैरिफ बैरियर और दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर। कहने का मतलब है कि टैरिफ बैरियर वो हो गया जैसे कि आपने देखा होगा कि चाइना से किसी दूसरे देश से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके ऊपर पहले 5% ड्यूटी लगती थी, तो इसको बढ़ा के सरकार ने 20% कर दिया, 30% कर दिया, ताकि ये क्या होगा कि जब हमारे देश में ये प्रोडक्ट आएगा तो एक तरह से महंगा हो जाएगा, तो लोग इंपोर्टेड गुड्स ना खरीदने के बजाय डोमेस्टिक गुड्स को खरीदेंगे। तो एक ये तरीका होता है जो है आपका इंपोर्ट को रोकने का। दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर। इसका सिंपल अर्थ है यहां पर जैसे कि एक तरह से लिमिट लगा देना। जैसे कि आपने सुना होगा मोबाइल फोन है तो सरकार ने कह दिया कि आप 1 लाख यूनिट से ज्यादा मोबाइल फोन इंपोर्ट नहीं करा सकते हो। इनफैक्ट आपने पिछले कई समय से देखा होगा टायर हो गया, स्टील हो गया, इसके ऊपर सरकार ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो वो भी एक तरह के नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का सिंपल अर्थ यह हुआ कि हम बाहर के प्रोडक्ट्स को यूज करने के बजाय हम अपने ही देश में उसका प्रोडक्शन करें, तो एक तरह से हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ें और जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उसको ज्यादा डेवलप करें। यही होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का यहां पर कहना है कि हमें इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट यहां पर 20th सेंचुरी में अगर आप देखोगे जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, बोलिविया, कई प्रकार जो देश हैं वहां पर साउथ अमेरिका में, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपनाया गया था। सिर्फ यही नहीं, हमारे देश में भी अगर आप देखिए 1991 से पहले, एलपीजी रिफॉर्म के पहले, हमने बड़ी मात्रा में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अपनाया था। लेकिन इसको लेकर कई सारे जो इकोनॉमिक्स हैं वो क्रिटिकल भी हैं। इनफैक्ट मेरा भी यहां पर कहीं कुछ हद तक मानना है कि एक तरह से ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है वो सही रास्ता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो जो कंज्यूमर है उसको ही यहां पर नुकसान देखने को मिलता है। क्योंकि यहां पर क्या होगा कि आप बाहर से जो सस्ता गुड्स यूज कर सकता है कंज्यूमर, गरीब आदमी, मिडिल क्लास फैमिली, जिसको चीपर प्राइस में प्रोडक्ट मिल सकता था, वो शायद अब नहीं मिल पाएगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से। इनफैक्ट यहां पर हमने 1991 के पहले देखा है कि किस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है उसका बहुत बड़ा करप्शन भी होता था इसको लेकर, क्योंकि हर एक चीज के लिए आपको परमिशन लेनी होती थी। छोटा सा इंडस्ट्री खोलना है उसके लिए परमिशन, तो कई प्रकार के बैरियर्स हो जाते थे जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेटिक करप्शन भी बढ़ता था। तो दोनों तरह के यहां पर आर्गुमेंट है। लेकिन डॉक्टर रघुराम राजन जी का यहां पर क्यों सोचना है कि आखिरकार हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका यह मानना है कि अगर हमें अपने देश के अंदर सस्ता प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले तो हमें जो रॉ मटेरियल है उसको सस्ते दाम पर बाहर के देशों से मंगाना पड़ता है। ठीक है, जो रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट लगते हैं, उसको हमें बाहर के देशों से मंगाना है। जैसे कि मोबाइल फोन अगर हमें सस्ता बनाना है तो जो उसके कंपोनेंट हो गए, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, छोटे छोटे जो चिप्स होते हैं, उसको अगर हम सस्ते दाम पर नहीं मंगवाएंगे बाहर से,
तो हम ओवरऑल जो मोबाइल का प्रोडक्शन है वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके अलावा इनफैक्ट यहां पर उन्होंने चाइना का एग्जांपल दिया। चाइना को लेकर यहां पर रघुराम राजन जी का यह कहना है कि चाइना जो एक्सपोर्ट पावर बना है पूरे विश्व में, उसका एक सबसे मेन कारण है वो है आपका असेंबली। मतलब कि अलग अलग जगह से सस्ते दाम पर वो बाहर के देशों से मंगाता था, उसको असेंबल करता था अपने देश में और उसको फिर एक्सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से आज चाइना को बहुत फायदा देखने को मिला है, राइट। इसके अलावा यहां पर उन्होंने बताया कि हमें यहां पर जो एनवायरमेंट है प्रोडक्शन का उसको सही करने की जरूरत है। रादर देन इंक्रीजिंग द टैरिफ, यहां पर हमें अपने देश का जो एनवायरमेंट है प्रोडक्शन का उसको सही करने की जरूरत है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपने मेरा लेटेस्ट वाला जो इकोनॉमिक सर्वे आया था फरवरी में, उसमें भी इस बार यही बताया गया कि हमें असेंबली पर काफी ध्यान देना चाहिए। इसकी वजह से जॉब्स भी क्रिएट होते हैं और यहां पर हम एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली डॉक्टर रघुराम राजन क्या कहना चाह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो उनका कहना है कि हमें टारगेटेड स्पेंडिंग करनी चाहिए। इस समय कोविड-19 के समय जो इतना बड़ा आर्थिक मंदी या फिर जो हेल्थ क्राइसिस आ रखा है, इस बीच में हमें टारगेटेड स्पेंडिंग करनी चाहिए। उनका मानना है कि हमें स्पेंडिंग करनी चाहिए लेकिन फ्री चेकबुक की तरह नहीं, मतलब कि हमें वाइजली और केयरफुल रहना है कहां पर स्पेंडिंग करनी है और अच्छे मात्रा में करनी चाहिए। एक सेलेक्टेड टारगेट आपका जो सेक्टर्स हैं उसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो शटडाउन हो रहे हैं और हो सकता है शायद वो रीओपन ना हो, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इकोनॉमी को हार्म कर सकता है। इसके लिए हमें यहां पर क्या करना होगा, उन सभी इंडस्ट्रीज को ज्यादा मदद करने की आवश्यकता है ताकि जो सप्लाई साइड का कंस्ट्रेंट है, और इसी की वजह से आपने देखा होगा इस समय जो इन्फ्लेशन रेट है वो आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो आपका 6-7% से लगातार ऊपर बढ़ा हुआ है, जो आपका दायरा है आरबीआई का 2% से लेकर 6% करने के बीच में। तो इससे हमें पिछले कुछ महीने से ये लगातार बढ़ा हुआ है, तो ये भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि सप्लाई साइड का काफी कंस्ट्रेंट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे बच्चे हो गए, कई सारे जो गरीब हाउस होल्ड्स हैं वो अपने बच्चे को शायद स्कूल नहीं भेज पाएंगे क्योंकि फीस पे करने को नहीं होगा, और इसका इंपैक्ट क्या होगा, जो आगे आने वाला फ्यूचर है, ग्रोथ पोटेंशियल है, उसके ऊपर इंपैक्ट होगा। क्योंकि अगेन जहां पर जो हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिर से यहां पर बच्चे नहीं जाएंगे तो एजुकेशन प्राप्त नहीं करेंगे और अल्टीमेटली जो फ्यूचर का ग्रोथ है वो हमारा इंपैक्ट हो सकता है। तो ये सब जगह कहना है डॉक्टर रघुराम राजन का कि हमें यहां पर खर्च करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आपका लैंड एक्विजिशन की। इसके अलावा जैसे हमको इसको अगर सुधार करना है तो टेक्निकल चेंजेस करने होंगे, लैंड मैपिंग करनी होगी, जो ओनरशिप है उसको क्लियर करना होगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इसको लेकर काम भी बढ़ाया आगे, और रिसेंटली आपने देखा होगा यहां पर एक स्कीम लाई थी, स्वामित्व स्कीम। इसको मैंने ऑलरेडी बनाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर देखना। तो यहां पर सरकार आगे बढ़ रही है लेकिन फर्दर इसको स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों ने यहां पर बेहतर किया है जो लैंड ओनरशिप है, जो लैंड एक्विजिशन है उसको बेहतर करने के लिए, लेकिन अभी भी काफी हद तक काम बाकी है। तो आई होप दोस्तों कि इस पूरे वीडियो में आपको लगभग रघुराम राजन जी क्या कहना चाह रहे थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यहां पर आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। एक है आपका ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 से रिलेटेड और दूसरा है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन वाले में मैंने आपसे पूछा है कि 1980s में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर इस टर्म को, ग्लोबलाइजेशन को पॉपुलराइज किया था, आपको बताना है। और दूसरा वाला यहां पर क्वेश्चन था कि ग्रेट डिप्रेशन 1929 के बाद यहां पर किस इकोनॉमिस्ट ने यहां पर सजेस्ट किया था, ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग स्टेट इंटरवेंशन। तो बताइए इसका दोनों का आंसर। मैं अपना राइट आंसर जो अपने इंस्टाग्राम है वहां पर तो डालूंगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो तो टेलीग्राम से आप ले सकते हो। लगातार मैं कई क्विजेस डालता जा रहा हूं इंस्टाग्राम पे, आप वहां से जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।